Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं बात करूँगी क्लास 10th के एक चैप्टर जो कि है नेल्सन मंडेला जी के लिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप इजीली उसमें जाके फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी चैप्टर्स आपको देखने हैं। एज वेल एज मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है क्लास 10th के लिए। इस चैप्टर को देखते हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है, यहाँ से आज हम लोगों को देखना था। नाउ इन द last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई। इसमें बताया गया है कि 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड, अब आपको यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है तो ध्यान दीजिए। अभी 21st सेंचुरी चल रहा है और हम लोग कौन से ईयर में रह रहे हैं, 2000 कुछ में, 2019 हो 2020 हो, इस तरह से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब सेंचुरी की बात आती है, शताब्दी की, तो हम लोग कहते हैं 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं अभी। तो जब 20th सेंचुरी होगा इट मीन्स कि 1900 समथिंग की बात होगी, 1901 से लेकर 1999 तक होगी। तो लास्ट डिकेड, और डिकेड का मतलब आप लोगों को पता है 10 साल। जो 10 साल का अंतराल होता है वो होता है डिकेड, और जो 100 साल का होता है वो होता है सेंचुरी। ठीक है, तो लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी मतलब 1900 के लास्ट डिकेड, तो वो होगा 1990 से लेके 1999 तक, उसको कहेंगे हम लोग लास्ट डिकेड। ठीक है, 2000 तक। तो उस समय की बात है, वो बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि उस समय एक ऐसी सरकार बन गई थी, एक ऐसा फॉर्म आ गया था जो पहले के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका था। अब हम लोगों की पहचान किसी के कलर या स्किन के कलर के हिसाब से नहीं थी, वाइट और नॉन वाइट के हिसाब से नहीं थी। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, and I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had brought। अब ये बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरी सैक्रिफाइसेस नहीं बल्कि अनगिनत हजारों लोगों, करोड़ों लोगों की, मतलब हजारों लोगों की सैक्रिफाइसेस जुड़ी है इस संघर्ष के पीछे। अनइमेजिनेबल मतलब जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पना से परे जो बलिदान हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिए हैं इस डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी के पीछे, उन लोगों को तो मैं धन्यवाद भी नहीं दे सकता क्योंकि वो अब मौजूद नहीं है। वो कौन है? अफ्रीकन पेट्रियट्स, अफ्रीका के देशभक्त, मतलब अपने देशभक्त के बारे में वो बता रहे हैं। शायद मैं उन सब के लिए एक सम हूँ, मतलब उन सब का एक जोड़ हूँ जो कि मैं इस चीज़ को देख पाया, ला पाया अपने देश में। द पॉलिसी ऑफ अपार्टheid क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। एक ऐसा प्रभाव छोड़ा है अपार्टheid ने। अपार्टheid वही जो मैंने बताया था, पॉलिटिकल सिस्टम जो कि कलर के हिसाब से डिवाइड करता है लोगों को, वो एक ऐसा घाव लोगों को दे के गया है जो कि बहुत गहरा और बहुत समय तक रहने वाला। लास्टिंग का मतलब अंत तक रहने वाला। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambers, the Walter Sisles, the Chief Lutiels, the Yusuf Dadders, the Bram Fissers, the Robert Sobiquets of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। ये इन पर्सन्स का नाम लेते हैं, जिनका भी इन्होंने नाम लिया है उसे आप नोट डाउन करिए, स्पेलिंग याद करिए। हम लोगों के कंट्री के नहीं है तो स्पेलिंग में थोड़ा सा हम लोगों को हार्ड लग रहा है, लेकिन इसे याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। वो ऐसे देशभक्त हैं जो कि अपने देश के लिए बलिदान दिए, बहुत विजडम यानी अच्छे बुद्धिमान लोग थे, करेज मतलब साहस वाले लोग थे, जेनरसिटी, बहुत अच्छे नाम लिया गया। इन सबको आप लोग देखिए, अपने बुद्धिमत्ता से, अपने प्रभाव से इन्होंने किस तरह से योगदान दिया अपने देश के लिए। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My
country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truth than the purest diamonds. वो बता रहे हैं कि जो उन लोगों का जो भी उन लोगों को दबाया गया या जो भी किया, ये सब से ऊपर है इन लोगों की जो भागीदारी थी वो बहुत ज़्यादा अमूल्य है। और एक बात यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने कहा है कि अफ्रीका जो है वो मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है। आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा डायमंड के लिए, गोल्ड के लिए जो बहुत रिच है साउथ अफ्रीका। इनकी मिट्टी जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से भरी हुई है, अच्छे अच्छे मिनरल्स से, जेम्स से, खनिजों से। जेम्स का मतलब महंगे महंगे रत्नों से। लेकिन नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो रत्न था और सबसे बड़ा जो कोहिनूर जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ के लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and real silence that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. अब नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि उन लोगों को जो टॉर्चर किया गया वो सब जो रीज़न रहा, यही सब देख देख के मैं समय के साथ और ज़्यादा मजबूत होता गया और लोग भी मजबूत होते गए। वो जो टॉर्चर था, लोग उसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाए, अपनी ताकत दिखाए शांति से, लेकिन अपनी ताकत दिखाए, स्ट्रेंथ शो किए। मैंने एक चीज़ अपने लाइफ में पढ़ा, ये बताते हैं, मैंने एक चीज़ सीखी कि साहस वो नहीं होता जिसमें डर ना हो, बल्कि साहस वो होता है जो उस डर के ऊपर जीत पा ले। ये बहुत एक रिमार्केबल पॉइंट है, एक कोट की तरह यूज़ किया जा सकता है आपके एग्जाम में। बहुत अच्छा लाइन है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। करेज जो है वो एक जो साहस है, वो इसका मतलब ये नहीं कि आप डरे नहीं, बल्कि साहस ये है कि उस डर के ऊपर आप विजय प्राप्त करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में भी ये पॉइंट रहे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द ब्रेव मैन इज नॉट द ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही कनकर्स दैट फियर। वही बात है कि एक बहादुर इंसान वो नहीं जो डरता नहीं है, बहादुर इंसान वो है जो इसको डर पर काबू कर, डर को जीतता है, उस डर पर अपना विजय प्राप्त करता है, मतलब डर को पूरी तरह से हराता है। ये नहीं कि वहाँ जाना रिस्की है फिर भी मैं जाऊँगा, नहीं, इसको बहादुरी नहीं कहेंगे। अगर रिस्क है तो वहाँ पे पूरे प्रिकॉशन के साथ ही जाना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने बताया। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी से नफरत नहीं करता, वो भी इस वजह से कि वो वाइट है या नॉन वाइट है, उसके बैकग्राउंड, उसके परिवार की क्या हालत है, या फिर उसके रिलीजन, उसका धर्म क्या है, रीजन क्या है, इन सब के आधार पर कोई किसी से नफरत जन्म से नहीं करता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more natural to the human heart than its opposite. अब इन्होंने कहा है कि इंसान सीखता है, जो नफ़रत करना होता है वो किसी से सीखता है। जितनी आसानी से वो नफ़रत करना सीखता है, उससे ज़्यादा आसानी से उसे प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव जो होता है, प्यार जो होता है, किसी को अपनाना जो होता है वो ज़्यादा नेचुरली किसी से आता है, किसी से हेट करने की तुलना में। अगर हम किसी को पहली बार देखते हैं तो हम खुश होते हैं, ना कि उसकी बुराइयां ढूंढने में लग जाते हैं। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Grimmest times का मतलब होता है कि बहुत बुरे समय में, अपने प्रिजन मतलब जेल के समय में वो बता रहे हैं कि मेरे जो हमको टॉर्चर करते थे, जो हमारे जो भी किसी को टॉर्चर किया जाता था, उन लोगों को, उनके अंदर भी, उस गार्ड के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी तो ज़रूर रही होगी। वो लोग कहीं ना कहीं हमारे लिमिट्स को पुश करते थे, मतलब एक तरह से टॉर्चर करते थे, तो इन लोगों की सहने की शक्ति बढ़ती जाती थी, शायद कुछ सेकंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी दैट कीप मी गोइंग। और कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगता था, ये एश्योर होता था कि मैं आगे जाऊंगा। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ये बहुत अच्छी लाइन है कि एक आदमी की जो अच्छाई है वो एक ऐसी चिंगारी की तरह होती है जिसे छुपाया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब in life every man has twin obligations to the family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. ये एक बात कही गई है कि किसी भी इंसान के ज़िंदगी में
किसी भी एक पर्सन के ज़िंदगी में ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब दो तरह के कार्यभार होते हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दायित्व होते हैं, जिम्मेदारी होती है। एक ऑब्लिगेशन, प्राइमरी ऑब्लिगेशन जो होता है उसके परिवार के लिए होता है, फैमिली के लिए होता है, उसके बच्चे, उसकी वाइफ के लिए होता है। जो दूसरा दायित्व उसका होता है उसके सोसाइटी, कम्युनिटी, उसके कंट्री और उसके लोगों के लिए होता है। सपोज करिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, तो पहले ऑब्लिगेशन है आपका परिवार, आप अपने फैमिली के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो कर रहे हैं। दूसरा ऑब्लिगेशन है सोसाइटी, आप सोसाइटी में एक फ्लेम की तरह काम करेंगे कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको शो करिएगा, आप वहाँ पर अच्छे से कवरेज करिएगा ताकि पूरी चीज़ें लाइट में आए। तो वही ट्विन ऑब्लिगेशंस को बताया गया है। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, men of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his family was inevitably and ripped from his family and his home and was forced to live life apart. A twig obligation, existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. इन्होंने बात कही कि कोई देश में ऐसा करना आसान हो सकता है, दोनों ऑब्लिगेशंस को निभाना, दायित्वों को, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये बहुत मुश्किल था, और वो भी मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि नॉन वाइट थे, तो उन लोगों के लिए कि दोनों ऑब्लिगेशंस को वो निभा नहीं सकते थे। उन्हें कैद कर लिया जाता, उन्हें पनिश किया जाता, उन्हें आइसोलेट किया जाता। आइसोलेट का मतलब अकेले कर दिया जाता, और मेरे जैसे लोग दोनों ऑब्लिगेशंस को निभा नहीं सकते थे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई लाइफ एबव माई फैमिली। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने लोगों को महत्व दूंगा, लेकिन in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a mother, father and a husband. लेकिन जैसे जैसे ये लोगों के संपर्क में आए, लोगों के लिए कुछ करना चाहे, इनको ऐसा लगा कि इन्हें बाकी ऑब्लिगेशंस के लिए रोका जा रहा है। एक बेटे होने के कर्तव्य से, एक भाई होने के कर्तव्य, हस्बैंड या फादर होने के कर्तव्य से इन्हें रोका जा सकता है। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री। मेरा जन्म सिर्फ एक भूख, इस आज़ादी के भूख के लिए नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे डैट आई कुड नो। मेरा जन्म एक साधारण से लोगों की तरह हुआ था, बिल्कुल आज़ाद, मुक्त था हर चीज़ों से। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. ये बोलते हैं कि मैं भी हर चीज़ के लिए आज़ाद था। मैं अपने घर के पास जो माँ की झोपड़ी थी, वहाँ पे खेतों में खेल सकता था, मैं स्विमिंग कर सकता था, जो नदियों में जाना हो, स्टार्स के पास रहना हो, आसमान को देखना, मैं सब चीज़ें कर सकता था। तब तक, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, तब तक जब तक मैं अपने पापा की सारी बात मानता, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। लेकिन इनको हर चीज़ से वंचित रखा जाता था। यही सब चीज़ जब इनके आड़े आने लगी, जब ये सोचने लगे, तब इनके लिए प्रॉब्लम शुरू होने लगी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ी, उन्हें ऐसा लगने लगा कि इनका जो मानना है कि वो फ्री है, ये इनका सिर्फ एक भ्रम है। इनका फ्रीडम एक तरह से भ्रम है, बल्कि इनको जो था सप्रेस किया जा रहा था, ऑप्रेस किया जा रहा था। तब इनमें एक तलब जागी आज़ादी की, एक हंगर हुआ कि हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. जब स्कूल में था, एक स्टूडेंट के तौर पे था, मेरे लिए आज़ादी सिर्फ मेरे लिए थी, मतलब होमवर्क से आज़ादी, रात को घूमने की आज़ादी, बाहर जाने की आज़ादी, मैं जो करना चाहता हूँ उसकी आज़ादी, जैसे एक पर्सन को होती है सिर्फ खुद के लिए। बट later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I slowly saw that only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the
ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। लेकिन इनको बाद में एहसास हुआ कि ये तो कोई आज़ादी है ही नहीं, ये तो कोई हम लोगों को खुलापन मिला ही नहीं, यहाँ तक इनके भाई और बहन को भी फ्रीडम नहीं है। तब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इन्हें एक तरह से सबको फ्री करना था, सबको मुक्त करना था, तब इन्होंने ऐसा ज्वाइन किया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। और यही समय था कि ये लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, उनकी डिग्निटी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ करना चाहते थे, जिससे अब तक ये लोग वंचित रहे थे। और यही समय था कि एक डरे हुए इंसान से ये बोल्ड वन बन गए, मतलब फ्राइटेंड, मतलब एक बोलने की आज़ादी, कुछ करने की आज़ादी इनमें आई। और क्या हुआ, इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ा, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा, सब चीज़ को छोड़ के एक मॉन्क, एक सन्यास की तरह जीवन बिताना पड़ा, सन्यासी की तरह। आई एम नो मोर वर्टियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains of all of them. The chains on my off family were the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. इनको लगा कि एक कड़ी के तौर पे सब लोगों को दबाया जा रहा है। मतलब एक जो आज़ादी थी, फ्रीडम जो था, वो इनडिवाइजेबल था। मतलब ऐसा नहीं था कि एक को मिलना चाहिए, एक को नहीं मिलना चाहिए। अगर फ्रीडम है तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने देखा कि एक के बाद सबको कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है, उन लोगों के जो फ्रीडम्स थे उसको लिमिट किया जा रहा है, इनको कोई भी तरह का आज़ादी नहीं दिया जा रहा है। आई न्यू डैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। इनके मन में ऐसा विचार आया कि जो ऑपरेशर है, ऑपरेशर का मतलब जो अत्याचार करता है, और ऑपरेस्ड का मतलब जिस पे अत्याचार होता है, कहीं ना कहीं दोनों को आज़ादी मिलना चाहिए। जो ऑपरेशर है उसको भी खुलापन मिलना चाहिए, लिबरेट करना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है वो खुद में कैदी है, नफरत का गुलाम है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडियूस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, अपने जकड़ा हुआ है उस माइंडेडनेस का मतलब होता है एकदम निम्न कोटि का जो सोच होता है, उसमें वो बंधा हुआ है। और प्रीजुडियूस का मतलब होता है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप सिविक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसे प्रीजुडियूस कहा जाता है, कि एक ही तरह का सोच रखने वाला। तो कहीं ना कहीं जो किसी को तकलीफ देता है वो उस सोच का गुलाम होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी। बिल्कुल उन्होंने सही बात कही कि मैं बिल्कुल मुक्त नहीं हूँ अगर मैं किसी और को मुक्त नहीं रहने देता, उसे मैं दबाता हूँ, कोशिश करता हूँ टॉर्चर करने की, तो कहीं ना कहीं मैं खुद ही सप्रेस्ड हूँ, टॉर्चर्ड। और वैसे लोगों को भी आज़ादी की ज़रूरत है। आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी। और जब मुझसे मेरी आज़ादी छीनी जा रही है तो ऑब्वियसली मैं तो फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो किसी को परेशान करता है, ऑपरेस्ट का मतलब जो अत्याचार जिस पे होता है, और ऑपरेशर का मतलब जो अत्याचार करता है, कहीं ना कहीं दोनों को इंसानियत लूटी जा सकती है, लूटी गई है। मतलब एक जो है जिसको दबाया जा रहा है उसको तो टॉर्चर किया ही जा रहा है, दूसरा जो दबा रहा है, जो किसी को सप्रेस कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं गुलाम है गलत सोच का, नैरो माइंडेड का, या फिर प्रीजुडियूस का, हेटर्ड का। ये चैप्टर यही तक था। ये ऑटोबायोग्राफी है, जैसा कि मैंने बताया था। ऑथर का नाम आप लोगों को पता है, नेल्सन मंडेला जी ने खुद इसे लिखा है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। पार्ट 1 जरूर देखें, दिन पार्ट 2 देखें। पार्ट 1 के जो लिंक है मैं इसमें मेंशन कर दूंगी, और 30% सिलेबस आप लोगों के रिड्यूस हुए हैं उसके भी लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।